Biological oxidation. Biological oxidation is an energy producing reaction in living cells, and it is coupled with a reduction reaction. इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन ETC and its mechanism. बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन की जो इम्पोर्टेंट रिएक्शन है उसे हम लोग इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के नाम से जानते हैं. The electron transport chain is a series of electron transports embedded in the inner mitochondrial membrane that shuttles electrons from NADH and FADH to molecular oxygen. इस प्रोसेस में आपके जो इलेक्ट्रॉन हैं वो NADH और FADH2 से ट्रांसफ़र होते हुए मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन को पहुंचाए जाते हैं. In the process, protons are pumped from the mitochondrial matrix to the intermembrane space, cytoplasm, and oxygen is reduced to form water. और बाद में H+ आयन भी जा करके इलेक्ट्रॉन और ऑक्सीजन से रिएक्शन कर H+ आयन से रिएक्शन कर करके वाटर प्रोड्यूस करते हैं. यहाँ पे डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का दिया गया है और ये जो इसकी स्टार्टिंग पॉइंट है इसके दो रूट हैं. रूट 1 ग्लाइकोलिसिस से स्टार्ट होता है और रूट 2 क्रैब साइकिल से स्टार्ट होता है. तो ये ग्लाइकोलिसिस और क्रैब साइकिल से जुड़ा हुआ प्रोसेस है. ग्लाइकोलिसिस में आपका AH2 कंपाउंड रिड्यूस सबस्ट्रेट या ग्लूकोज को रिप्रेजेंट करता है जिससे दो हाइड्रोजन बाहर निकल जा रहे हैं और ये फॉर्म कर लेता है ऑक्सीडाइज सबस्ट्रेट A. तो ये जो दो हाइड्रोजन निकलते हैं ये हाइड्रोजन NAD के साथ में रिएक्शन करके NADH2 बना लेते हैं और NADH2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर देता है FMN को. FMN कन्वर्ट होता है FMNH2 में और इस ड्यूरेशन एक ATP एनर्जी को यूटिलाइज करके ATP में कन्वर्ट हो जाता है. FMNH2 अपने दोनों हाइड्रोजन्स को एंजाइम Q को ट्रांसफ़र कर देते हैं. दूसरी साइड से अगर देखें रूट 2 में जो क्रैब साइकिल है वहाँ पे सक्सिनिक एसिड फ्यूमेरिक एसिड में कन्वर्ट होता है और दो हाइड्रोजन रिलीज करता है. ये जो दो हाइड्रोजन है FAD लेकर के FADH2 में कन्वर्ट हो जाता है. FADH2 में कन्वर्ट हो जाता है और FADH2 दो इलेक्ट्रॉन को एंजाइम Q को दे करके वापस FAD में कन्वर्ट हो जाता है. तो इस तरीके से जो हाइड्रोजन्स हैं दो रूट 1 और रूट 2 से कोएंजाइम Q को ऑब्टेन होते हैं और ये कोएंजाइम QH2 फॉर्म करता है. कोएंजाइम QH2 से हाइड्रोजन फिर ब्रेक हो जाता है और बनाता है दो इलेक्ट्रॉन और साथ में 2H+ प्रोटॉन आयन प्रोड्यूस करता है. ये प्रोटॉन आयन है 2H+ आयन है ये आपके साइटोप्लाज्म में चले जाते हैं पंप करके और जो इलेक्ट्रॉन को आगे ट्रांसपोर्ट करने के लिए एक साइकिल चलती है जो साइटोक्रोम कंपाउंड्स पे डिपेंड करती है. दो इलेक्ट्रॉन Fe3+ लेकर के Fe2+ में कन्वर्ट होता है इन साइटोक्रोम B में. साइटोक्रोम B ये दो इलेक्ट्रॉन कन्वर्ट कर देते हैं Fe2+. नेक्स्ट Fe3+ साइटोक्रोम C1 में. साइटोक्रोम C1 इन इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र करता है साइटोक्रोम C में और साइटोक्रोम C इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करता है साइटोक्रोम A में और साइटोक्रोम A फर्दर ट्रांसफ़र टू इलेक्ट्रॉन इन साइटोक्रोम A3 में. तो ये आपके 1 2 3 4 5 स्टेप की ये साइकिल है जहाँ आप साइटोक्रोम B, साइटोक्रोम C1, साइटोक्रोम C, साइटोक्रोम A और साइटोक्रोम A3 पार्टिसिपेट करते हैं और इन सभी के पास में Fe3+ आयन Fe2+ में कन्वर्ट होते हुए इलेक्ट्रॉन को आगे की ओर फ्लो करता है. ड्यूरिंग दिस रिएक्शन साइटोक्रोम B साइटोक्रोम C1 के बीच में एक ATP प्रोड्यूस होता है और साइटोक्रोम A साइटोक्रोम A3 के बीच में भी एक ATP प्रोड्यूस होता है. ये जो इलेक्ट्रॉन है साइटोक्रोम A3 से निकलने के बाद ये ऑक्सीजन से रिएक्शन करते हैं और ऑक्सीजन को ऑक्साइड O2- आयन में कन्वर्ट कर देते हैं. O2- आयन साइटोप्लाज्म से आए हुए हाइड्रोजन को H+ आयन को टेक करके वाटर बना लेता है.
पिछले फ्लो डायग्राम्स में कई सारे टर्म्स यूज किए गए हैं जो उनके फुल फॉर्म यहाँ पे शो कर रहे हैं। AS2 इज अ रिड्यूस सबस्ट्रेट एंड A इज अ ऑक्सीडाइज सबस्ट्रेट। NAD मीन्स निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म है ये। और NADH2 निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड डाइहाइड्राइड, ये आपकी रिड्यूस फॉर्म है। FMN फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म है। FMNH2 फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड डाइहाइड्राइड इज अ रिड्यूस फॉर्म। COQ का फुल फॉर्म है कोएंजाइम Q, इसे हम लोग यूबिक्विनोन भी कहते हैं। COQH2 इज अ कोएंजाइम Q डाइहाइड्राइड रिड्यूस फॉर्म। FAD similarly FAD is a flavin adenine dinucleotide. FADH2 is a flavin adenine dinucleotide dihydride, a reduced form. साइटोक्रोम B CYT का फुल फॉर्म है साइटोक्रोम B। इसमें आपके Fe3+ प्रेजेंट होता है और जो ये Fe3+ है ये सल्फाइड फॉर्म में रहता है, फेरिक सल्फाइड, जो कि रिड्यूस फॉर्म है। और Fe2+ जो इसमें इलेक्ट्रॉन लेस इलेक्ट्रॉन बढ़ जाते हैं, इसकी ऑक्साइड सल्फाइड की फॉर्म है। सिमिलरली साइटोक्रोम C1 साइटोक्रोम CYT1 साइटोक्रोम C1 है, CYTC साइटोक्रोम C है, CYTA साइटोक्रोम A है, CYTA3 या साइटोक्रोम A3 है। इन सभी में आयरन सल्फाइड आयन प्रेजेंस रहता है। Final products in ETC: water, ATP, and release of free energy during electron passage on inner mitochondria. Significance: releasing of free energy, heat for various metabolism process of our body. हमारी बॉडी में जो हीट प्रोड्यूस होती है वो आपकी ETC साइकिल से जनरली ऑब्टेन्ड होती है। Cytochromes are proteins containing heme which act as a cofactor. They are classified according to the type of heme and its mode of binding. 4 varieties are recognized as cytochromes: A, cytochrome B, cytochrome C and cytochrome D. तो साइटोक्रोम प्रोटीन कंटेनिंग हीम मॉलिक्यूल्स हैं। हीम एक ऐसा कंपाउंड है जो आयरन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड है, माइक्रोमॉलिक्यूल्स है, जिसके बारे में हम लोग नेक्स्ट यूनिट्स में स्टडी करेंगे। ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन एंड इट्स मैकेनिज्म। ETC साइकिल से 2 तरीके की फास्फोरिलेशन रिएक्शन जुड़ी हुई हैं। इसमें एक को हम ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन के नाम से जानते हैं, दूसरी को सबस्ट्रेट फास्फोरिलेशन के नाम से जानते हैं। पहले हम लोग देखते हैं ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन क्या है। Oxidative phosphorylation is the process in which ATP is formed as a result of the transfer of electrons from NADH or FADH to O2 by a series of electron carriers. हम लोगों ने पीछे ETC साइकिल में देखा हुआ है कि 3 स्टेज में ATP में कन्वर्ट हो रहा है। तो ATP का ATP में कन्वर्ट होना ही आपका ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन कहलाता है। और चूँकि ये प्रोसेस आपका O2 की प्रेजेंस में होता है, इसलिए इसको हम लोग ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन कहते हैं। दिस इज एसोसिएटेड विद इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट साइकिल which also occur in mitochondria. It is the major source of ATP in aerobic organisms. ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशंस को एक्सप्लेन करने के लिए जो मेन थ्योरी है, उसे हम लोग केमी ऑस्मेटिक थ्योरी के नाम से जानते हैं। इसके मेन पॉइंट्स यहाँ पे दिए गए हैं। When electrons are transported along the components of the ETC, the accompanying protons are released. हमने ETC साइकिल में देखा कि 2 इलेक्ट्रॉन के साथ में 2H+ आयन भी प्रोड्यूस होते हैं। Part of the free energy harvested during the ETC is used to pump protons out of the mitochondrial matrix. इलेक्ट्रॉन को पास करने में जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है वो H+ आयन को माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के बाहर साइटोप्लाज्म में पंप कर देता है। The resulting uneven distribution of protons generates a pH gradient
and a charge gradient across the inner mitochondrial membrane, जिसकी वजह से साइटोप्लाज्म में H+ आयन ज़्यादा हो जाते हैं और अंदर साइड में H+ आयन कम हो जाता है, जिससे इसमें एक pH ग्रेडियंट बन जाता है। The electrochemical potential energy generated by this gradient is called as proton motive force। और H+ आयन आउटर साइड में H+ आयन और इनर साइड में माइनस आयन बनने से एक पोटेंशियल डेवलप होता है, जिसको हम लोग प्रोटॉन मोटिव फोर्स कहते हैं। द रिटर्न ऑफ प्रोटॉन्स टू द माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स इज कपल्ड टू एटीपी सिंथेसिस बाय फास्फोरिलेशंस। और फिर क्या होता है, ये आपका pH ग्रेडियंट जनरेट होने से प्रोटॉन मोटिव फोर्स बनने की वजह से बाहर के H+ आयन माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में अंदर की ओर इंटर करते हैं, जिससे आपका ये एनर्जी एटीपी को मिलती है और एटीपी फॉर्म करती है। यहाँ पे फ्लो डायग्राम शो किया गया है केमी ऑस्मेटिक थ्योरी का। इसमें दिखाया गया है आपका एक तरफ इंटरमेम्ब्रेन स्पेस है और ये माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स है जो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर का पार्ट है, और ये ब्लैक कलर से माइटोकॉन्ड्रियल इनर मेम्ब्रेन शो की गई है और दिखाया गया कि जो H+ आयन प्रोड्यूस हो रहे हैं ये पंप करके बाहर निकाल दिए जा रहे हैं C2 कंसंट्रेशन, HT आउट C2 कंसंट्रेशन। तो पंप कर से जैसे जैसे H+ आयन बाहर निकलते हैं तो pH ग्रेडियंट इसका हाई होने लगता है, pH इंटर मेम्ब्रेन में ज़्यादा हो जाता है और माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में लेस हो जाता है, जिससे इनके दोनों साइड में एक तरफ प्लस चार्ज इंटर मेम्ब्रेन में और माइटोकॉन्ड्रियल में माइनस चार्ज की एक लेयर बन जाती है, जो कि पोटेंशियल ग्रेडियंट डेवलप करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। हाई कंसंट्रेशन होने पर इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में H+ आयन का H+ आयन वापस एटीपी सिंथेसिस से वापस अंदर की ओर जाने की कोशिश करता है, और इस कंडीशन में एटीपी सिंथेज एंजाइम क्या करता है, इस एनर्जी को यूटिलाइज करके एटीपी प्रोड्यूस करता है। जब H+ आयन वापस इनर मेम्ब्रेन में इंटर करने की कोशिश करते हैं तो उस एनर्जी को यूटिलाइज करके एटीपी में कन्वर्ट हो जाता है, और यहाँ पे जो एंजाइम पार्टिसिपेट करता है वो है एटीपी सिंथेज। तो 3 स्टेप्स मेन है ETC साइकिल ऑफ फास्फोरिलेशंस में। पहले स्टेप को हम ऑक्सीडेटिव स्टेप्स कहते हैं, जहाँ पे NADH और H+ आयन O2 के साथ में रिएक्शन करके NAD+ और वाटर प्रोड्यूस करता है। सेकेंड स्टेप इज फास्फोरिलेशन स्टेप, यहाँ पे ATP PI से जुड़ करके ATP बनाता है, यही मेन स्टेप है, इसी को हम लोग फास्फोरिलेशन स्टेप कहते हैं। और चूंकि ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है इसलिए ये आपका ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन कहलाता है। नेक्स्ट इज रिडक्शन स्टेप, जहाँ पे O2 2H+ आयन प्रोटॉन और 2 इलेक्ट्रॉन के साथ में रिएक्शन करके वाटर फॉर्म कर लेता है। Redox loop or proton transport mechanism used to explain the pumping of protons. Next is substrate level phosphorylation। यहाँ पे ये जो रिएक्शंस है ये ऑक्सीजन पे डिपेंड नहीं करती है, सब किसी सब्सटेंस पे डिपेंड करती है, तो ये एरोबिक और नॉन एरोबिक दोनों कंडीशंस में पॉसिबल होती है। Substrate level phosphorylation is a metabolic reaction that results in the formation of ATP or GTP by conversion of a higher energy substrate, whether phosphate group attached or not, into lower energy product and using some of the released chemical energy that gives free energy to transfer a phosphoryl group to ATP or GTP from another phosphorylated compound। तो यहाँ पे जो ROP3 है ये दिखाया गया है, ये सबस्ट्रेट है R, और जैसे ग्लूकोज और उसके साथ में फास्फेट अटैच है, PO3 2- आयन अटैच है। यहाँ पे ये बॉन्ड OP बॉन्ड ब्रेक हो जाता है और ट्रांसफर हो जाता है ATP में, ATP कन्वर्ट हो जाता है ATP में, और ROH ऑब्टेन्ड होता है। मेन रिएक्शन ये, तो यहाँ पे ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं पड़ती इस कपल रिएक्शन में।
इसलिए सबस्ट्रेट फास्फोरिलेशंस कहलाता है। It occurs in both aerobic and anaerobic condition. It occurs in the cytosol and mitochondria. Energy is generated from a coupled reactions. It occurred in glycolysis and Krebs cycle. Inhibitors of ETC and oxidative phosphorylation. Inhibitors of ETC. The inhibitors bind to one of the components of electron transport chain and block the transport of electrons. As the result, ATP synthesis becomes stopped. The most important known inhibitors of the ATC are amytal, rotenone, antimycin A, कार्बन मोनोऑक्साइड, सोडियम एजाइड एंड साइनाइड। अगर इन कंपाउंड में से कोई कंपाउंड जो है बॉडी में जाता है तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट साइकिल को रोक देता है, जिससे एटीपी नहीं बनती। इसलिए इन कंपाउंड्स को हम इनहिबिटर्स ऑफ ईटीसी कहते हैं। सिमिलरली इनहिबिटर्स ऑफ ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशंस इनहिबिट ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन, और ये सेम कंपाउंड है। जैसे कॉम्प्लेक्स 1 है रोटिनोन, और कॉम्प्लेक्स 2 इज कार्बोक्सिन, कॉम्प्लेक्स 3 इज एंटीमाइसिन ए, कॉम्प्लेक्स 4 इज साइनाइड, एजाइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। एटीपी सिंथेस एंजाइम इज ओलिगोमाइसिन, एटीपी एडीपी ट्रांसलोकेज एंजाइम इज एट्रेक्टाइलोसाइड, अ प्लांट ग्लाइकोसाइड। ये सारे के सारे कंपाउंड ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशंस को इनहिबिट्स करते हैं। Uncouplers. Uncouplers inhibits oxidative phosphorylations. They uncouple the ETC from oxidative phosphorylation. कपलिंग रिएक्शन को स्टॉप करते हैं जो कंपाउंड, उन्हें हम अनकपलर्स कहते हैं। The ETC remains intact and electron are transferred to O2 to generate H2O. However, uncouplers carry protons across the mitochondrial membrane, making it leaky for H+. The pH and electron gradient is not generated and ATP is not synthesized. अगर केमी ऑस्मोटिक थ्योरी में जो H+ आयन एक pH ग्रेडियंट और पोटेंशियल जनरेट कर रहे थे, वो अगर जनरेट ना हो तो आपका एटीपी प्रोड्यूस नहीं होगा। तो अनकपलर्स का मेन काम है कपलिंग, एटीपी सिंथेज रिएक्शन की कपलिंग को स्टॉप कर देना। इन द प्रेजेंस ऑफ एन अनकपलिंग एजेंट, एनर्जी रिलीज वाया द ईटीसी इज कन्वर्टेड इनटू हीट। दिस मैकेनिज्म इज यूज्ड बाय hibernating animals to stay warm in the winter, since they don't need ATP for anabolic process while they are resting. तो हाइबरनेट कंडीशंस में एनिमल को एटीपी स्टोर करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, पर बॉडी को वार्म रखने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है। इसलिए यह अनकपलर क्या करते हैं, हेल्प करते हैं एटीपी ना प्रोड्यूस करने में और एनर्जी प्रोड्यूस करने में। एग्जाम्पल्स हैं अनकपलर्स के, नेचुरल एग्जाम्पल्स है थर्मोजेनिन और अनकपलिंग प्रोटीन यूसीपी, और सिंथेटिक कंपाउंड 2,4-डाइनाइट्रोफिनॉल है जो अनकपलर्स का काम करता है। तो ये था यूनिट 2 का